Hello everyone, this is Anu and welcome to our YouTube channel SSC with अनु। आप सभी को मैंने प्रॉमिस किया था कि हमारी रेगुलर बेसिस पर पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री की क्लासेस चलती रहेंगी, जिसमें मैं ऑलमोस्ट आप लोगों का जो जीएस का पोर्शन है उसको कवर करवा दूंगी। बट कुछ फेस्टिवल्स की वजह से, जैसे होली हुआ, उसकी वजह से हमारी रेगुलर बेसिस पे क्लासेस नहीं हो पाई। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी और आपको इस प्रकार की कंप्लेंट्स आगे नहीं मिलेंगी। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एमरजेंसी यानी आपातकाल। बाइलिंगुअल रहेगा, थोड़ा सा फोकस रखिएगा क्योंकि मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगी। जो एमरजेंसी है हमारे संविधान के अंदर जो हमें देखने को मिली है, ये हमें कितनी प्रकार की देखने को मिल जाती हैं। 3 टाइप्स ऑफ एमरजेंसी। कौन कौन सी है भाई मैम? ये 3 टाइप्स की हमें देखने को मिल जाती है। आर्टिकल किस किस के अंदर भी? 352, 356 एंड 360। नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी एंड ये हमें देखने को मिलेगी आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। आप लोगों से सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं पर बन जाता है कि हमें जो राष्ट्रीय आपातकाल है, जो हमें राष्ट्रीय आपातकाल जिसको नेशनल इमरजेंसी कहेंगे, वो हमें किस आर्टिकल में देखने को मिल जाता है? आर्टिकल 352 संवैधानिक आपातकाल। देखिए, मैं यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की बात नहीं कर रही। इसके लिए 2 वर्ड यूज किया जाता है। एक आएगा राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंशियल रूल, सॉरी क्या आएगा भाई? राष्ट्रपति शासन। दूसरा आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा क्या भाई? हम कहेंगे इसको संवैधानिक आपातकाल। आप लोगों के लिए क्वेश्चन आएगा कि संवैधानिक आपातकाल हमें किस कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के अंतर्गत देखने को मिल जाता है? तो किसके अंदर आएगा भाई? हमें देखने को मिल जाता है आर्टिकल 356 और ये आ जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, आर्टिकल 360 के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आज तक हमारे देश में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है बच्चा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, आप लोगों से पूछी जा सकती है, आज तक हमारे यहाँ पर कोई भी हमें क्या नहीं देखने को मिली? फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल देखने को नहीं मिला है। तो चलिए, अब आपातकाल लगा क्यों था, यानी इसका मेन रीज़न क्या है, ये कब लगा था और कितने टाइम के लिए, इसकी ड्यूरेशन कितनी रही थी, यानी कितनी कितनी ड्यूरेशन हमें देखने को मिली थी, इसको शुरू क्यों किया गया था और सबसे पहली बार इसको कब लाया गया था और किसकी सरकार के अंतर्गत इसको लाया गया, ये सब जानते हैं। यानी आज जो हम क्लास करने वाले हैं, ये आप लोगों के लिए एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, जिसमें आपको इमरजेंसी से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं कवर करवा दूंगी। और सारी चीज़ें यानी आर्टिकल्स कि मैं सिर्फ एक रफली आइडिया आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, क्योंकि आर्टिकल से रिलेटेड आप लोगों को क्लासेस अलग देखने को मिलेगी। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपातकाल लाया क्यों गया था, कितने टाइम का था और किसकी सरकार के अंदर हमें आपातकाल देखने को मिला। तो चलिए, पहली चीज़ मैम, क्या आपातकाल का प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है? हाँ जी, आपातकाल से रिलेटेड जो भी प्रावधान हमें दिए गए हैं वो हमें हमारे संविधान के किस आर्टिकल में भी, फटाफट से किस पार्ट के अंदर, सॉरी किस पार्ट में हमें देखने को मिले, मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि इमरजेंसी के प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल किस पार्ट के अंदर दिए गए हैं। आर्टिकल्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, पार्ट्स आप लोग मुझे बताइएगा। देखिए, पहली चीज़ जो इमरजेंसी लाई गई थी वो इंदिरा गांधी जब पीएम थी उनके टाइम पीरियड में हमें देखने को मिल जाती है। इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तब हमें ये देखने को मिली थी। और इमरजेंसी मैम 1975 के अंदर हमें देखने को मिली थी, यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई थी। और जब इमरजेंसी लाई गई थी तो हम लोग कह सकते हैं कि ये इमरजेंसी जब लाई गई तो इसको लाने का जो मेन पर्पज़ था, हमें बहुत सारे बताए गए थे सरकार के द्वारा, बट एक जो मेजर इनके द्वारा बताया गया, वो मेजर हमें कौन सा देखने को मिल जाता है? वो देखने को मिला था अभी यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक जो हमें यहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिले थे, उनको सेंटर में रखते हुए सरकार के द्वारा कहा गया कि यहाँ पर हम क्या करेंगे? इमरजेंसी लाना चाहते हैं। हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 352 के अंतर्गत कहा गया है, याद रखिएगा, आर्टिकल 352 में कहा गया है कि जब हमारे देश का कोई हिस्सा ऐसा है जहां पर सही से काम ना चल रहा हो, या फिर कोई ऐसी बहुत ही मेजर हमें कोई नुकसान होने की संभावना है, या देश के आंतरिक हिस्से के अंदर किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी चल रही है, तो वहां पर क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट के द्वारा, याद रखिएगा, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जा सकता है। बट कब? जब जो हमारी कैबिनेट है, जो हमारी मंत्रिमंडल है, जब उनको सलाह देगी तब। तो जो हमारी इंदिरा गांधी जी है, इनकी अध्यक्षता के अंतर्गत हमारी जो मंत्रिमंडल थी उनके द्वारा यहाँ पर क्या किया गया? प्रेसिडेंट को
सलाह दी गई और प्रेसिडेंट को सलाह दी गई कि आपको यहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए। तो प्रेसिडेंट सर के द्वारा यहाँ पर क्या कर दिया गया था, इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया था। याद रखिएगा, इमरजेंसी को डिक्लेयर करने का अधिकार केवल प्रेसिडेंट को दिया गया है हमारे संविधान के अंदर। बट किसके साथ भाई मैम, यहाँ पर मंत्रिमंडल के द्वारा जब सिफारिश की जाएगी तब प्रेसिडेंट के द्वारा इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। और मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री यानी पीएम के द्वारा। ये पीएम जो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होगा, हमारे आर्टिकल 74 के अंदर बात कही गई है, यानी प्रेसिडेंट को सलाह देने का काम मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाएगा। ये बात हमें आर्टिकल 74 के अंदर बताया गया है, इस चीज़ को भी याद रखना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें जो देखने को मिला, हमें कब यानी ये जो डिक्लेयर की गई थी कब किया गया था, 25 जून 1975। ये डेट आप लोगों को याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। यानी जो इमरजेंसी हमें देखने को मिली थी वो कब डिक्लेयर कर दी गई थी, 25 जून 1975 की आधी रात को यहाँ पर क्या कर दिया गया था, आपातकाल की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री जी रेडियो पर आए और उनके द्वारा अनाउंस कर दिया गया था। एक्चुअल में कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएंगी कि इनकी जो सरकार थी, देखिए हम जानते हैं कि हमें यहाँ पर क्या देखने को मिले थे मैम, 1962 के अंतर्गत हमें क्या देखने को मिला भी मैम, वहाँ पर इंडो चाइना वॉर, उसके बाद मैम हमें इंडो पाक युद्ध भी देखने को मिला। और इसी समय के अंदर 1970 के आसपास में मैम जो इलेक्शन हुए थे, उस इलेक्शन के अंदर यहाँ पर क्या किया गया था, यानी 1971 के अंदर एक पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। उसके बाद मैम 1971 के अंदर जो इलेक्शन वगैरह हुए, उस सारे प्रोसेस को देखते हुए यहाँ पर क्या कर दिया गया था मैम, यहाँ पर 1971 के अंदर इनके द्वारा इस इलेक्शन को जीत लिया गया। इलेक्शन को तो जीत लिया गया, बट मैम यहाँ पर इंडो पाक जो युद्ध हुआ था, इधर से बांग्लादेश को अलग कर दिया गया था और यानी बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया था। उस युद्ध के अंदर भी इनको क्या हुआ था, इनकी जो पार्टिसिपेशन था उससे इनको काफ़ी सारा फेम मिल गया था। बट धीरे धीरे इन पर धांधली के कुछ आरोप लग गए और धांधली के जैसे ही आरोप लगे, धांधली के आरोप लगने के बाद इनकी जो सरकार थी, यानी इंदिरा गांधी जी की जो सरकार थी, इनके द्वारा नए नए जुगाड़ खोजे गए यहाँ पर कि किस प्रकार से इसे बचाया जा सकता है, यानी इन चीज़ों से बचा जा सकता है और हमारी सरकार को कंटिन्यू बनाए रखा जा सकता है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो इमरजेंसी थी 1975 के अंदर हमें देखने को मिली। और मेन चीज़ क्या था, इसको काला दिन के नाम से जाना गया है। उस समय प्रेसिडेंट कौन थे जिनके द्वारा इस इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया गया था, ये जानना ज़रूरी है। राष्ट्रपति क्या आएगा, फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद जिनके द्वारा नेशनल इमरजेंसी यानी आर्टिकल 352 को यहाँ पर लागू किया गया था और उनके द्वारा घोषणा की गई थी। खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो पर इसकी अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि आपातकाल लगाया जा रहा है। आपातकाल लगाया गया था 25 जून 1975 को और ये 21 महीने तक चला था, यानी 21 मार्च 1977 को। देखिए, इस समय में क्या हुआ था कि 1976 के अंतर्गत सरकार का जो टाइम पीरियड था 5 साल का, वो फिनिश होने जा रहा था, ठीक है। बट यहाँ पर सरकार के द्वारा क्या किया गया, अभी यहाँ पर इस इमरजेंसी के द्वारा यहाँ क्या किया गया, दोबारा से उद्घोषणा ली गई और 1 साल के लिए और टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया। याद रखिएगा, जब नेशनल इमरजेंसी हो, यानी नेशनल इमरजेंसी के टाइम पीरियड के अंदर जो सरकार, जो हमारी सत्ता के अंदर सरकार है, उसके टाइम पीरियड को बढ़ाया जा सकता है, अनंत काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। बट याद रखिएगा, इनके द्वारा संसद से दोबारा अनुमोदन यानी मंजूरी लेने की यहाँ पर सिफारिश की गई है। हमारे संविधान में कहा गया है कि विशेष बहुमत के माध्यम से, ठीक है, यहाँ पर सरकार को मंजूरी लेनी पड़ेगी और उसके बाद ही क्या है, इस इमरजेंसी जो सरकार है, सरकार को अपना जो टाइम पीरियड है वो 1-1 साल और बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि उस समय में जो हमारी स्थिति है, अगर मान लेते हैं बाह्य युद्ध है, सशस्त्र विद्रोह है, उस स्थिति के अंतर्गत क्या नहीं किया जा रहा भाई, यहाँ पर इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते और इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे और जो एक्चुअल में सरकार है वही उस सिचुएशन को डील करने के लिए अभी काबिल मानी जाएगी, तो उनका जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चली थी 21 महीने। आप लोगों से ये टाइम पीरियड पूछा जा सकता है। प्रेसिडेंट कौन से, फ़खरुद्दीन अली अहमद। इसको ब्लैक डे के रूप में माना गया है। 25 जून 1975 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। एंड 21 मार्च क्या आएगा भाई, 21, देखिए 21 महीने तक चला था, यानी 21 महीने
आप इस प्रकार से कर लीजिएगा। देखिए M इसमें भी आ रहा है, 21 इसमें भी आ रहा है, तो 21 महीने और ये आएगा 21 मार्च 1977। ठीक है, एक साल के लिए इनके द्वारा टाइम बढ़ा दिया गया था। तो ये टाइम पीरियड आप लोगों को याद रखना है। अब मेन चीज़ आ जाएगा कि 1971 के अंतर्गत जो इनके द्वारा जीत हासिल की गई थी रायबरेली की सीट से की गई थी, यानी जो इलेक्शन हुए थे 1971 टू 76 का जो टाइम पीरियड था, इसके अंदर इनके द्वारा जो जीत हासिल की गई थी 1971 के अंदर रायबरेली सीट से। देश के अंदर आंतरिक जो स्थिति थी वो काफ़ी चरमराई हुई थी। ठीक है, उस स्थिति को निपटने के लिए इस सरकार के द्वारा अपने ऊपर लगे हुए धांधली के सभी मुद्दों को हटाने के लिए उसको एक क्या किया गया, हथियार के रूप में यूज़ किया। और मेन चीज़ क्या था अभी 1969 के अंतर्गत, देखिए इनका टाइम पीरियड जरूर याद रखिएगा, 1969 के अंदर सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, देखिए उस समय में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि अभी रिसेंटली सभी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। ठीक है, बैंक अभी क्या है, प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं और सभी का अगर प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है तो यानी ये पूछा जा सकता है कि इनका नेशनलाइजेशन कब किया गया था, कब, 1969 के अंदर लगभग 14 बैंक्स का, बच्चों यहाँ पर लगभग 14 बैंक्स का क्या किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था। वहीं दूसरी ओर हम क्या कहेंगे मैम, प्रीवी पर्स को, प्रीवी पर्स यानी जितनी भी रियासतें थी जो हमारे राजे महाराजे जो रहते थे, जितनी बड़ी बड़ी रियासतें थी, ठीक है, उन रियासतों को क्या किया जाता था, यहाँ पर विशेष छूट दी गई थी टैक्स से, या फिर उनको अलग से कुछ ना कुछ पेंशन दी जाती थी गवर्नमेंट के द्वारा। तो उन सभी को क्या कहा जाता था, प्रीवी पर्स। उन प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया गया था। ठीक है, प्रीवी पर्स कितनी थी, 565 रियासतों को दिया जाता था। इसके अलावा मैम यहाँ पर 1971 के अंदर जो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला मैम, पाक युद्ध, इंडो पाक युद्ध जो देखने को मिला था, उसमें बांग्लादेश को स्वतंत्रता हासिल कर ली गई थी। उसी आधार पर मैम यहाँ पर क्या था, इनका जो नेतृत्व था उनको देखते हुए इन्हें यहाँ पर स्वतंत्रता मिल गई थी। और इसी नेतृत्व के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि हमें 3 प्रकार के आपातकाल देखने को मिले। 3 प्रकार के आपातकाल जो हमारे संविधान के अंदर भी दिए गए हैं। ठीक है, और मेन चीज़ क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, फिर क्या आएगा मैम, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखिए इसके लिए संवैधानिक, ये राष्ट्रपति शासन हम कह सकते हैं इसको, दूसरे नंबर को क्या कहेंगे मैम, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंशियल रूल, शासन, इसी को ही क्या कहा जाता है, संवैधानिक आपातकाल। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो अब ये जानना ज़रूरी बन जाता है कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो किस प्रकार से लगाई जाती है। पहली चीज़, जो नेशनल इमरजेंसी होगी बच्चा, वो केवल यानी वॉर की सिचुएशन में, या फिर जब बाह्य आक्रमण या दूसरा जो हमारा एनिमी देश है, जो दूसरा पड़ोसी कोई देश है या कोई शत्रु देश है, उसके द्वारा जब आक्रमण कर दिया जाता है, उस बेसिस पर ही नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी। क्या आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं? राष्ट्रीय पूरे देश पर जब इमरजेंसी लगाई जाएगी, कारण क्या होगा, जब युद्ध हो जाएगा या फिर किसी दूसरे देश के द्वारा अटैक कर दिया जाएगा तब। ठीक है, सारी की सारी सत्ता जो है वो सेंटर के पास चली जाएगी, स्टेट्स की पावर यहाँ पर क्या कर दी जाएगी, एक बारी रोक दी जाएंगी। अब मेन चीज़ क्या है, संवैधानिक आपातकाल के अंदर क्या बता दिया गया, इन्होंने कहा कि जब हम संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ना तो संविधान के अकॉर्डिंग चले और ना ही जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए नियम हैं उनके अकॉर्डिंग चले, तो वहाँ पर संवैधानिक आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। वित्तीय आपातकाल, जब हमारे देश की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होंगी तब लगाया जाएगा भी। फिर आएगा भी हमें यहाँ पर संसदीय अनुमोदन यानी संसदीय हमें मंजूरी लेने की बात कही गई है। इन्होंने कहा कि घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर दोनों को विशेष बहुमत के अनुमोदन से पास करना होगा, दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा। ठीक है, उद्घोषणा यानी आज अगर प्रेसिडेंट के द्वारा कहा गया है कि हम लोग यहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो विदिन 1 मंथ, बच्चा याद रखिएगा, विदिन 1 मंथ इनके द्वारा क्या किया जाएगा भी, यहाँ पर इस उद्घोषणा को मंजूरी दी जाएगी और यहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर की जाएगी। इन दोनों का आप लोगों ने ये याद रखना है कि इन दोनों में 2 मंथ का टाइम पीरियड बताया गया है। ठीक है, नेशनल में यानी इतनी बड़ी अगर कोई ट्रेजेडी हो गई है, सोचिए क्या वो 2 महीने तक का वेट करने के काबिल हैं? नहीं मैम, हमें यहाँ पर जल्द से जल्द अनुमोदन की यानी मंजूरी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा कि 1 मंथ। एंड देखिए संवैधानिक आपातकाल हमारे ही यानी स्टेट्स के अंदर आपसी झड़प हो रही है, बातें नहीं मानी जा रही हैं, संवैधानिक संस्था के अकॉर्डिंग काम नहीं किया जा रहा है, तब वहाँ पर क्या है मैम, थोड़ा बहुत हम लोग सोच विचार के या फिर मीडिएटर के रूप में काम कर कर इन चीज़ों को सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं। वहाँ पर इमरजेंसी क्या पता ना भी लगाई जाए, उनको मीडिएटर के रूप में ही सुलझा लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग टाइम दे सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 मंथ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी में केवल 1 मंथ।
उद्घोषणा का निरसन यानी उद्घोषणा जब यानी जो नेशनल इमरजेंसी है उसको ख़त्म करने का जो अनाउंसमेंट होगी, स्टार्टिंग करने की अनाउंसमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा और फिनिश करने की जो अनाउंसमेंट होगी वो भी राष्ट्रपति के द्वारा। वहीं दूसरी ओर जो केवल लोकसभा के संकल्प के द्वारा लोकसभा क्या करेंगी, एक अनुमोदन किसके द्वारा भी, स्पीकर को यानी अध्यक्ष को सौंप देंगे कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, राष्ट्रपति के द्वारा और लोकसभा के द्वारा यहाँ पर एक संकल्प पारित किया जाएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा। भारत में इसका प्रयोग कब कब किया गया है, 1962 जब हमें क्या देखने को मिला, इंडो चाइना वार, 1971 क्या देखने को मिला, इंडो पाक वार, ठीक है, जिसमें बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया था, एंड 1975 इंदिरा गांधी जी की सरकार के अंतर्गत। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति शासन 115 से अधिक बार लागू कर दिया गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं स्टेट्स के अंदर कभी ना कभी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, मराठा आंदोलन देखने को मिला था। ठीक है, नागालैंड के अंदर भी मैम वहाँ पर लगता ही रहता है। कुकी और मैतेई जब आपस में लड़ रहे थे मणिपुर के अंदर, तब वहाँ पर हमें क्या देखने को मिला था, संवैधानिक आपातकाल देखने को मिला। वहीं हम लोग कहेंगे कि हरियाणा के अंदर जाट आंदोलन चला था, किसान आंदोलन चला था पंजाब और उधर की तरफ, तो यहाँ पर क्या हुआ था, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। ठीक है, और ये क्या आएगा, कौन सा वो आपातकाल है जो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है या इंडिया के अंदर नहीं लगाया गया है, कौन सा आएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। क्या इन सभी की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच की जा सकती है? अगर प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पर इमरजेंसी लगाई गई है तो क्या वो हमारे जुडिशरी के द्वारा क्या कहते हैं, उनके जुरिडिक्शन के अंतर्गत आती है या नहीं आती है? यस, अनुमति है, तीनों की तीनों जांच की जाएंगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब चलते हैं नेशनल इमरजेंसी। एक्चुअल में नेशनल इमरजेंसी मैंने अभी आप लोगों को समझाया है, याद रखिएगा कि ये किसके द्वारा है, कि जहाँ पर जब जनता के द्वारा किसी प्रकार का बाहरी आक्रमण फेस किया जा रहा हो। ठीक है, क्या आएगा, एक्सटर्नल एग्रेशन फेस किया जा रहा हो, या फिर हम लोग कहेंगे कि मैम यहाँ पर ड्यूरिंग वॉर, अगर वॉर की सिचुएशन है जिस प्रकार से इजराइल हमास या फिर हम कहेंगे कि यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहा था, उस समय में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जाएगी। ठीक है, और मेन चीज़ क्या रहेगा भी, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है, आर्टिकल 352 के अंतर्गत। राष्ट्रपति यहाँ पर क्या आएगा, खुद अपने आधार पर भी नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है। अगर देश की क्या आएगा, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री पर बात आ गई है, वहाँ पर अपने बेस पर जांच करने के बाद फिर क्या आएगी, मंत्रिमंडल जो है वो उनको क्या कर देंगी, मंजूरी दे देंगे। अब मेन चीज़ क्या रहेंगी बच्चा, इस चीज़ को याद रखिएगा, जो भारी आक्रमण है, आपातकाल जो यहाँ पर लाया गया है, इसको ही हम लोग क्या कह देंगे, एक्सटर्नल एग्रेशन कैन बी नोन एज द एक्सटर्नल इमरजेंसी। ठीक है, भारी आक्रमण को ही भारी आपातकाल कह सकते हैं, यानी मान लेते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा कोई बॉम्बिंग कर दी गई तो वो भारी आक्रमण है। ठीक है, और दूसरी तरफ हम क्या कहेंगे, सशस्त्र विद्रोह यानी आंतरिक आपातकाल, क्या आएगा, आर्म रिबिलियन, यानी जो हमारे माओवादी देखने को मिल जाते हैं, जो माओविस्ट हैं, उस आधार पर भी हम लोग वहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक बड़े लेवल पर हम लोग नेशनल इमरजेंसी को यहाँ पर लागू कर सकते हैं। टेररिस्ट अटैक हो जाता है, अगर हमें अलग अलग स्टेट्स के अंदर ये मिल जाता है कि यहाँ पर भी मान लेते हैं मुंबई के अंदर यहाँ पर बॉम्बिंग की गई है, दिल्ली के अंदर की गई है, कलकत्ता में की गई है, तो वो पूरे में क्या कर दिया जाएगा, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों के क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है, आप लोगों ने एक चीज़ बहुत कॉमन है यहाँ पर याद रखनी होगी, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। मेन क्या रहेगा, आपको इसमें 44 जो अमेंडमेंट है वो याद रखना पड़ेगा। 44th अमेंडमेंट कब हुआ था भी मैम, 1978 को, 1978, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 44th आपातकाल के अंतर्गत अगर आप लोगों से किसी प्रकार का कोई भी अमेंडमेंट पूछा जा रहा हो तो मेजरली मैं कहूँगी यहाँ पर 8 आउट ऑफ 10 यानी इतनी बार हमें जो देखने को मिल जाएगा वो मिलेगा हमें 44th अमेंडमेंट। आप कहीं पर अगर तुक्का लगा रहे हैं तो 44th अमेंडमेंट का ही लगाइएगा। 44th अमेंडमेंट जो यहाँ पर किया गया था, इसमें क्या कर दिया गया था कि जो हमें क्या इंटरनल डिस्टर्बेंस जो देखने को मिली थी, जैसे जाट आंदोलन के बारे में मैं चर्चा कर रही थी, या फिर मैं मराठा आंदोलन के बारे में जो चर्चा कर रही थी, किसान आंदोलन के बारे में चर्चा कर रही थी, इनकी जगह क्या कर दिया गया था, यहाँ पर आर्म रिबेलियन वर्ड का यूज़ किया गया था। या जिन लोगों के द्वारा क्या यूज़ किया जाता है भी मैम, जिनके द्वारा सशस्त्र विद्रोह किया जाता है जैसे माओविस्ट, उस शब्द को यहाँ पर एक्सचेंज किया गया था किसके माध्यम से भाई मैम, अमेंडमेंट 44th। अब आएंगे दूसरा,
राष्ट्रपति शासन, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कह सकते हैं, यानी संवैधानिक आपातकाल भी इसको हम कह सकते हैं। संवैधानिक आपातकाल भाई हमें देखने को मिल जाएगा जब स्टेट के अंदर जो सरकार है वो ना तो संविधान के अकॉर्डिंग काम कर रही हो और ना ही केंद्र सरकार के द्वारा जो चीज़ें बताई गई हैं, जिस प्रकार से रूल्स बनाए गए हैं, उनको फॉलो कर रही हो। तो ये हमें देखने को मिल जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति शासन को संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं, आल्सो नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 355 यानी 355 के अनुसार केंद्र का कर्तव्य सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक राज्य की सरकारें भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करती हो। ठीक है, बट अगर हम कहें कि स्टेट फेल हो जाता है टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी, अगर अपना जो ड्यूटी है उसको निभाने में वो फेल हो जाएगा और केंद्र राज्य, तो यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, सेंटर कैन टेक, सेंटर यहाँ पर पूरा अधिकार कर सकती है कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ पर जो भी मंत्रिमंडल होगा या जो विधानसभा होगी, जो स्टेट लेजिस्लेचर होगी, उसको भंग कर दिया जाएगा। यानी अब नए इलेक्शन कर नई सरकार लाई जाएगी, क्योंकि पुरानी सरकार अगर हमारे संविधान को ही फॉलो नहीं कर रही है तो उसको रखने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि हम ये हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए, हमारी देश की एकता और अखंडता के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है। और मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर की जो उद्घोषणा है वो कितने भी मैम 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द इंश्योर। ठीक है, यहाँ पर हमें 2 महीने के अंदर क्या कर दिया जाएगा मैम, इसके हमें दोनों ही सदनों के द्वारा इसको मंजूरी दी जाएगी। अब आएगा फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 360, राष्ट्रपति को ही यह अधिकार है कि हमारे देश की जब आर्थिक स्थिति सही नहीं हो तब वो क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी को, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनकी सैलरी से थोड़ा पार्ट को डिडक्ट किया जाएगा। यानी उनकी सैलरी, अगर मैं मान लेती हूँ कि आप अगर इस क्राइसिस को फेस करें, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो 50,000 अगर आप सैलरी ले रहे हैं तो प्रेसिडेंट के द्वारा अगर कहा गया कि हर किसी की सैलरी से 10,000 को कट कर लिया जाए, तो आप याद रखिएगा कि आपके अकाउंट में 40K ही आएंगे, यानी 40,000 रुपये ही आएंगे, और आप वहाँ पर क्या नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का कोई भी केस या नहीं कोई और चीज़ों के पर एक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि न केवल आपका बल्कि पूरे देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ही हर एक देश के एम्प्लॉय का, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वहाँ पर हमें इस प्रकार के क्या है भी मैम डिडक्शन देखने को मिल जाएंगे। ये क्या आएगा मैम, वह देश की वित्तीय एवं ऋण प्रणाली की अस्थिरता के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति में ही हमें देखने को मिल जाता है। फॉर दिस अप्रूवल हैज़ टू टेकन फ्रॉम द बोथ ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों सदनों के द्वारा भी इसमें मंजूरी ली जाएगी। बच्चा अभी मैंने आप लोगों को एक रफली सा आइडिया दिया है, आर्टिकल्स मैंने आप लोगों को इसमें याद करवा दिए हैं कि नेशनल इमरजेंसी में कौन सा होता है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी क्या है एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है। अब इनको और ज़्यादा ब्रीफली मैं आप लोगों को धीरे धीरे जो और क्लासेस में लेकर आऊँगी, अब रेगुलर बेसिस पे आपको देखने को मिल जाएंगी, उनमें मैं करवाऊँगी। आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर जुड़े रहना है। और मैंने आज एक रफली आप लोगों को आइडिया बताया कि इमरजेंसी एक्चुअल में किनकी सरकार के अंदर हमें देखने को मिली, कारण क्या था, या फिर हम कहेंगे कि यहाँ पर कितने टाइम तक के लिए हमें यहाँ पर इमरजेंसी देखने को मिली थी, कितने भी 21 मंथ। इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव नॉलेज के लिए आप जुड़े रहिएगा इस चैनल से, जिसका नाम है SSC विद अनु। बच्चों ट्रस्ट करके यहाँ पर जुड़े रहिएगा। आप लोगों के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे, आप लोगों को आप मॉक लगाएंगे तो आप लोगों को यहाँ से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। नेक्स्ट जो क्लास होगी बच्चा, उसमें मैं आप लोगों को नेशनल इमरजेंसी बहुत डेप्थ में करवाऊंगी, और इनके आप नोट्स बनाते चलिएगा। PPT आपको मिल जाएगी। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल भी आपको SSC विद अनु नेम से ही मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल सेम नेम से है भाई। और इसकी जो PPT है बच्चा, वो आप लोगों के लिए जो PDF है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो PDF ही आप लोगों को क्या करेगी, ये जो पूरी स्लाइड है ये उसमें दी गई है, आप लोगों को आपके एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प करेगी। आप लोग मैच कर सकते हैं, आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, और जो इससे रिलेटेड मॉक हो, इस टॉपिक से रिलेटेड, आप उस मॉक को कीजिएगा। बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट जो क्लास होगी बच्चा, उसमें मैं आप लोगों को नेशनल इमरजेंसी बहुत ही खोलकर बताने वाली हूँ, यानी उसके अंदर डेप्थ में हम लोग करेंगे। क्योंकि देखिए एग्जामिनर की जो थॉट प्रोसेस है वो अब क्या है, थोड़ा डेप्थ में जा रहा है चीज़ों की। आप लोग ऊपरी चीज़ों को पढ़कर नहीं जा सकते हो।
उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो आएगी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पर एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी पर। तो इसी प्रकार की जो टॉपिक्स हैं मैं आप लोगों को कंटिन्यू बेसिस पर करवाती रहूँगी। आप लोग अपने नोट्स बनाते रहिएगा और कोई भी अगर आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मुझे शेयर कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। आप लोगों को 101% रिप्लाई मिलेगा, ठीक है, और उस पर काम भी किया जाएगा। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।